हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसरकारी। टुडे वी डिस्कस 6 मार्च न्यूज़पेपर। देश की पहली लघु स्तरीय एलएनजी इकाई राष्ट्र को समर्पित। तो गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने के लिए और 2030 तक 15% गैस प्राकृतिक ऊर्जा में गैस ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए परियोजना आरंभ की गई, जिसमें गेल समूह के माध्यम से लघु स्तरीय एलएनजी की इकाई लगाई जाएंगी, जिसमें से 15 सिटी में गैस डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। पहली जो इकाई है वो विजयपुर मध्य प्रदेश में लगाई गई है। मानव जाति युग युगांतर से उन स्वार्थी लोगों द्वारा अज्ञान में कैद रह गया है, जिसका लक्ष्य मनुष्य को दिमाग को संकुचित और अव्यवस्थित बनाकर रख रहा है। तो यहाँ हम स्वार्थी लोगों की सोच सकते हैं कि अगर हम विश्व स्तर पर बात करते हैं तो डब्ल्यूटीओ या यूएन की बात करते हैं, तो उस टाइम पर वहां पर देख सकते हैं कि कुछ देशों का ज्यादा वर्चस्व देखने के लिए मिलता है। उनके बेनिफिट के लिए अदर्स को नहीं नजरअंदाज किया जा सकता है, किया जाता है। तो उस तरह से देख सकते हैं कि अपने फायदे के लिए दूसरों को संकुचित किया जाता है। मोहल्ला क्लिनिक की तरह मोहल्ला बस चलाई गई ताकि वो सभी लोगों तक पहुंच सके। उनकी व्यवस्थाएं जो छोटे मोहल्ले या फिर जो ऐसी जगह हैं जहां पर बड़ी बसों को नहीं चलाया जा सकता, जो बैटरी पर चार्ज होने वाली होंगी, ताकि फॉसल फ्यूल को और कार्बन इमल्शन को भी कम किया जा सके। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडियन ट्रूप्स आउट इंडिया मालदीव रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अभी रिसेंटली इलेक्शंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे मालदीव में, तो इंडिया आउट कैंपेन हमने देखा था कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो स्टेशन थे, ऑल्दो दे वर नॉट फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, बट जो था वहाँ पे जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे उस पर्सपेक्टिव से दे वर स्टेशन देयर। तो जैसे इंडियन ट्रूप्स आउट, तो वी सीइंग कि मालदीव्स हैव inked defense pact with China. तो we saw the president who was elected was Mohammad Mujib. तो it is believed कि is pro China. तो यहाँ पे we have talked about कि completely you know अपने रिलेशंस खत्म करना मालदीव से, दैट इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन, बिकॉज ये जो टैक्टिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं द पार्ट ऑफ चाइना, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ चेकबुक डिप्लोमेसी एंड चाइना। एक क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि मालदीव एक आइलैंड कंट्री है, वी आर सीइंग कि सी लेवल्स आर ऑल्सो राइजिंग। कुछ टाइम के बाद मालदीव्स विल सबमर्ज, तो उसके बाद भी क्यों चाइना इंटरेस्टेड है? तो यहाँ पे वी कैन से कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन राइट्स है चाइना का, उस एरिया तक तो इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा। सो दैट इज वी कैन टॉक अबाउट कि फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स चाइना लेके चल रहे हैं यहाँ पे। और ऑब्वियसली चाइना का मेन पर्पस यहाँ मालदीव्स को हेल्प करना नहीं है, अपना इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे यही कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स जो बोल सकते हैं, बाकी वी हैव रिपीटेड दिस अ नंबर ऑफ टाइम्स, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो वाटर सेस की यहाँ बात हो रही है। सो द हाई कोर्ट, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, दे हैव इम्पोज्ड वाटर सेस जो हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट था, तो हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड दैट टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो फर्स्टली यहाँ पे अगर हम पावर्स की बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, when it comes to imposing any additional charges or duties, so that is with the center and not with the state government. तो one is this thing। और यहाँ पे आर्टिकल्स अगर हम देखें तो आर्टिकल 246 और आर्टिकल 265 was stated to be unconstitutional अगर water cess was being imposed by the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द हाइड्रो पावर जनरेशन। सो एक कमेटी बनाना इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे, वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन। सो विच वाज अगेन दे स्टेटेड कि
इतना सेस इम्पोज किया जाएगा। तो कुछ प्राइवेट कंपनीज थी जिन्होंने पे किया सेस, बट वन ऑफ द कंपनीज वेंट अगेंस्ट इट एंड दैट्स हाउ दिस डिसीजन इज देयर। तो वाटर सेस, और अगर हम सेस की भी बात करते हैं तो सेस इज कलेक्टेड फॉर वन स्पेसिफिक पर्पस। तो लाइक वाटर सेस है ये, तो जो भी पैसा रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा दैट वुड बी यूज्ड फॉर सच प्रोजेक्ट्स लाइक वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूटिलाइजेशन लाइकवाइज। कल हमने बात करी थी अबाउट द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द लेजिस्लेचर्स बोथ एमपीज और एमएलएज की। सो यहाँ पे वही रिपीटेड टॉपिक है कि जो पहले 1998 में जजमेंट आई थी जेएमएम वर्डिक्ट, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, तो दिस वाज द नेम ऑफ द केस। तो वहाँ पे भी थ्री थ्री मेजोरिटी 3:2 स्प्लिट देखा गया था, एंड दिस इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द जेएमएम ब्राइबरी वर्डिक्ट। तो इसमें यही है कि अगर लॉ मेकर्स ब्राइब एक्सेप्ट करते हैं टू सपोर्ट एनी आइडिया in the legislature, so that goes against the fundamental aspect of the constitution, the morality of the constitution. So यहाँ पे this has been stated कि ऐसे cases में they are not having any privileges or immunity. तो article 105, this is for the MPs। तो प्रिविलेज बोला गया कि प्रिविलेज ऐसी होनी चाहिए दैट विदाउट इट द लॉ मेकर्स कैन नॉट डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज। तो ऐसी कंडीशंस को या फिर इंस्टेंसेस को आप प्रिविलेज बोल सकते हो। एंड ऐसा नहीं कि एब्सोल्युटली अगर आप लेजिस्लेचर बन गए हो, एमपी हो, एमएलए हो, तो आपको हर चीज के लिए प्रिविलेज मिलेगी। हम्म। और अब तो अगर राइट इक्वालिटी, हाँ। ब्राइब लेते हो फॉर द वोटिंग, देन यू आर वॉलेटिंग द प्रिविलेजेस। इसीलिए लिखा कि आप हमने राइट टू इक्वालिटी, कि वो कंसिडर नहीं किया जाएगा प्रिविलेज के अंदर में अगर आप पैसा लेते हो, हाँ, क्योंकि दे आर ऑल्सो कंसिडर एज अ क्लास ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। और पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन इसलिए दिया जाता है कि वो इफेक्टिवली अपना पब्लिक ड्यूटीज इंप्लीमेंट कर सके, रादर देन कि आप उसको मिस यूज किए। तो लिखा है इट विल क्रिएट अ फियरलेस एटमोसफियर वेयर, जहां पर अगर इस पर वो एक्शन नहीं लिया गया तो करप्शन बढ़ सकता राइट। और जो अगर हम बोले कि बेसिक जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स भी हैं कि फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शंस भी हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया गया वो तो अल्टीमेटली फिर ब्राइब लेके ही अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो पूरा पर्पस से डिफीट हो जाएगा अगर इस चीज को कंटिन्यू किया गया तो। है। ओके। देन इंडियन ओशन में अगर हम एक बार, बात करें। एक सेकेंड हाँ, मानसी, एक पीछे है, हाँ, इसके पिछले वाला आर्टिकल, सेस वाला। तो रिगार्डिंग द सेस, उसमें इट इज ओनली द मैटर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कैन ओनली कलेक्ट सेस, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, आर्टिकल यही 246, हाँ, हम्म, 246 इसलिए उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया सेस को। और दूसरा बात होता है कि आर्टिकल 246 बहुत बोलता है कि पार्लियामेंट्री हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स इन 7 शेड्यूल related to the union list और कॉन्करेंट लिस्ट में भी, अगर और रेसिडुअरी पावर पार्लियामेंट के पास होता है। और 265, मतलब इसमें आर्टिकल है कि आप कोई भी टैक्स नहीं ले सकते अगर आपका कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि नहीं। 265 और 246 है। हम्म। ठीक है। तो सेस का जो पावर है इट इज लाइज विद द सेंटर, नॉट द सेंटर स्टेट। ओनली। नेक्स्ट। तो यहाँ ये बात करें, जैसे अभी हमने मालदीव्स की बात करी, तो इंडिया इज इंश्योर्ड नो वन हैज हेजेमनी इन द इंडियन ओशन। तो वी कैन से कि हमने मल्टीलेटरलिज्म प्रमोट किया है, हमने कलेक्टिव लीडरशिप को प्रमोट किया है रादर देन वन कंट्री हैविंग द हेजेमनी एंड डिसाइडिंग एंड टेकिंग द डिसीजंस। तो फॉर एग्जांपल लाइक बिम्स्टेक की अगर हम बात करते हैं, या इवन टू दैट मैटर
we talk about the Colombo Security Conclave या SAARC की बात करते हैं. तो these are the, we can say, important minilaterals which are there in the Indian Ocean region. या Indo-Pacific की बात करते हैं, we talk about ASEAN, we have Quad, then AUKUS. So this is there. और यहाँ पे अगर हम medieval time से बात करते हैं तो we talk about the Cholas and also Marathas. जब हम naval power की बात करते हैं तो rule based maritime order, this is what we support. And even in terms of like यहाँ पे कुछ facts mentioned है कि इंडिया का total land area कितना है, 32 lakh square kilometers, but we are surrounded by water on 3 sides, इसलिए we say Indian peninsula. So this is the reason behind that. And maritime laws हैं, UN conventions हैं, like UNCLOS, United Nations Convention on Law of Seas. तो यहाँ पे exclusive economic zone की बात की गई है. Then there is we get mineral deposit which remains unexplored. So that is why we can say ki even the it is strategic in nature. And even in terms of when it comes to combating the challenges emanating from piracy, so that is also one of the factors. And you're seeing कि China कोशिश कर रहा है कि अपनी hegemony establish करे, but again that is not being allowed or to happen. Apart from this, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की बात करी, इन्वायरमेंट की बात कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात कर सकते हैं. और जैसे हम बोलते हैं इंडिया जो विजन है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. तो ये सब इन्हीं चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं. और इसमें एक और वी कैन हाईलाइट दैट इंडिया हैव सेड दैट नो वन हैज हेजेमनी इवन द इंडिया. तो इंडिया का जो स्टैंड यहाँ पर है इट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमनिस्टिक पर्पस प्रिंसिपल. इट इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ कंट्रीज. इसने इंडिया नहीं बोला कि इंडिया हैज अ राइट इन द इंडियन ओशन या फिर इंडिया हैज एक्सक्लूसिव पावर, इंडिया हैज अ मोर पावर या फिर इंडिया का डोमेन है इंडियन ओशन में. इंडिया बोला नो वन हैज हेजेमनी, किसी के लिए, सबके लिए हाँ, बराबर. एजुकेशन नहीं है. हाँ. Or India has like we have emerged as the first responder. We have preferred security. We are as a like preferred security partner in the Indian Ocean region. But still वही कि हमारी leadership जो वो hegemonic नहीं है. It is collective and shared leadership. Then next, here we are seeing यहाँ पे हम बस प्रिवेंटिव डिटेंशन की एक बात कर सकते हैं, आर्टिकल 22 और जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980. तो वहाँ पे ग्राउंड्स क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन? एक तो कि लाइक कोई ऐसा एक्ट और क्राइम होने से पहले उसको प्रिवेंट करने के लिए ही द पर्सन गेट्स अरेस्टेड. इसमें वी कैन से कि हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है. सो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्या फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी डन? तो नेशनल सिक्योरिटी, relations with the foreign countries of the neighborhood, and protection of sovereignty, law and order. So ये कुछ bases हैं on the basis of which preventive detention can be carried out. तो यहाँ से this is the important thing that we can take away. Again, South China Sea की बात करते तो Philippines और like from the past 1 week we've been taking up कि China और Philippines have been clashing. और जो exclusive economic zone के ऊपर rights है वो major basis of we can say debate है यहाँ पे. तो 9 line की हम बात करते हैं. यहाँ पे important islands की बात कर सकते हैं. कौन कौन से islands मिलते हैं? तो Scarborough Shoal is there, Spratly Islands, Paracel Islands, all of these are there in the South China Sea. And ASEAN summit होने वाला है, तो before that we are seeing tensions rising up between China and Philippines. और ASEAN का member China नहीं है. India is also not a member of ASEAN and China is also not a member of ASEAN. So ये important fact है. And Yeah, I think Mansi is an associate partner of ASEAN. हाँ, लेकिन full time member नहीं है ना. Yes. So यहाँ majorly South China Sea के around ही बात हो रही है. And so this is the thing. बाकी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते तो वी टॉक अबाउट की आरसेप की बात करते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है. तो इंडिया वी हैव आवर ओन कंसर्न्स एंड स्टैंड कि वी आर प्रायोरिटीज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड प्रमोट सेल्फ रिलायंस. उसके बाद ही वी लुक इनटू कि
अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी कर रहे हैं तो वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो जैसे कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसपे इंडिया बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करता है। हम्म सो दैट अल्टीमेटली कि अगर सपोज हम इंपोर्ट चाइना से कम करना भी चाहते हैं तो इनडायरेक्टली भी चाइना से इंपोर्ट ना हो। दैट इज वाई कंट्री ऑफ ओरिजिन स्टेटस इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस ओके, नेक्स्ट टॉपिक। तो शिख, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर आसियान और इंडिया से रिलेटेड, तो क्या आप एक ब्रीफ कर सकते हैं कि व्हाट आर द ट्रेड एरियाज, वेयर आर व्हाट आर द कल्चरल एरियाज, व्हाट आर द इकोनॉमिकल एरियाज वेयर द इंडिया एंड द आसियान हैव द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ देयर रिलेशन? इंडियन आशियन का स्टार्ट करेंगे तो बोल सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड आसियान। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पहले इंडिया लुक ईस्ट था, अभी एक्ट करते हैं 2014 के बाद से। उसके बाद फिर इन द कल्चर स्फीयर, आसियान शेयर्स द वैल्यूज, सिविलाइजेशन वैल्यूज राइट फ्रॉम द इंडियन हेरिटेज। और उसमें इंडियन टेम्पल्स हो गया, हेरिटेज हो गया, उसके हिसाब से इंडिया कोलैबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कंबोडिया में टेम्पल्स है, या फिर लाओस में, थाईलैंड हो गए। थर्ड में आते हैं कि एशियन कंट्रीज रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट ग्लोबल ग्रोथ, और इंडिया शेयर्स करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि वहाँ पर भी हाई प्रोडक्टिविटी है, सर्विस एक्सपोर्ट भी वहाँ ज़्यादा है। और फिर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोलैबोरेशन का बात होता है। थर्ड वुड बी कि इंडियन इंडो पैसिफिक में विदाउट आसियन, इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड, तो आसियन का वहाँ रोल आता है। फिर टू मेंटेन द टू प्रिवेंट द चाइना फ्रॉम हेजेमनी इन साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी, तो वहां पर भी आसियन का रोल आता है। इसलिए इंडिया सपोर्ट करता है डिफेंस सेक्टर में ब्रह्मोस मिसाइल, दे हैव प्रमोटेड ब्रह्मोस मिसाइल, सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस, और वियतनाम में बात हो रहा है। फिर रिगार्डिंग द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ग्रोथ, जैसे वियतनाम का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वहाँ पर अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडिया, वहाँ से सीख सकते हैं। फिर आरसेप का बात होता है, तो आरसेप में इंडिया ने सपोर्ट ज्वाइन नहीं किया, जो मानसी ने डिटेल में बताया क्यों। फिर रिगार्डिंग द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, तो वीजा एप्लीकेशन, थाईलैंड ने इंडिया को बोला कि 1 डे वीजा आप मिल सकता है, आपको ईज ऑफ वीजा मिल सकता है, और बाकी कंट्रीज भी ऐसे देते हैं इंडिया में। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो गया। उसके बाद फिर और रोल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, मेजर पावर्स, ऐसे यूएस हो गया, चाइना, यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, विद डेवलपमेंट ऑफ द एशियन रीजन। रिगार्डिंग द आईपीएफ, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक और एमएसपी, मिनरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कल डिस्कस किया, वहां पर भी हाँ, एशिया एंड इंडिया का कंट्रीब्यूशन, सो दैट एक लॉन्ग टर्म में तो कभी भी हाँ, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड मोनोपोली क्रिएट नहीं हो, और साथ ही साथ जो डीप टेक्नोलॉजीज उसमें भी कोलैबोरेट कर। तो एक कुछ एरियाज है डिफरेंट। एक और जो एरिया में वेयर वी आर सीइंग दी रिलेशंस आर स्ट्रेंथनिंग इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। जैसे सिंगापुर में वी हम्म आर सीइंग कि यू कैन डू पेमेंट्स यूजिंग यूपीआई और रुपए कार्ड्स। सो दैट इज वन एरिया। और जैसे हम बोलते हैं कि एक्सपोर्ट्स इंडिया के डिक्लाइन हो रहे हैं, तो एज एन ऑल्टरनेटिव वी टॉक अबाउट कि आसियान या साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज जो हैं एक पोटेंशियल एरिया है जहाँ पे वी हैव द स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग आवर एक्सपोर्ट्स। हम्म सो यहाँ हम गगनयान मिशन की बात कर रहे हैं और यहाँ ट्रेनिंग फॉर द स्पेस एट इसरो। तो ट्रेनिंग में जो जनरल चीज़ें होती हैं कि वो तो है ही, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि योगा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग दोनों में। तो बैलेंस ऑफ द माइंड दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड यहाँ पे वी आर सीइंग की कोलैबोरेशन विद रशिया दैट्स इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। अगर हम बात करते हैं बाकी और कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे जिन्होंने लाइक मैन स्पेस मिशन ऑलरेडी भेज चुके हैं, तो यूएसए, रशिया एंड चाइना इज देयर। तो इंडिया इज गोइंग टू बी द फोर्थ कंट्री। एंड फर्स्ट मिशन 1972 में हुआ था, अपोलो 11 लूनर मिशन जो था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन मून। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे।
हम्म तो ट्रेनिंग सिम्युलेटर, वर्चुअल ट्रेनिंग, तो टेक्नोलॉजी कैसे, लाइक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, जो एक तरीके से वहीं का लगता है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप ले सकते हो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट से, सॉफ्टवेयर, एआई, सो ऑल ऑफ दैट इज बीइंग यूज्ड। तो कैसे वी कैन से कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज हैज हेल्पिंग, इट has been helping in terms of providing this training, जो कि और हमें better prepared कर सकता है in terms of even dealing with any unforeseen instances. तो dynamic training stimulator, crew escape system. So you can take this up, Ashik. नीचे कर दो, सेम आर्टिकल, नेक्स्ट वन। The YHCS High Court have acquitted Sai Baba again. साई बाबा में बात किया गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट हैव एम्फसाइज्ड दैट प्रोसिक्यूशन डिड नॉट फॉलो ड्यू प्रोसीजर इन साई बाबा केस, क्योंकि वहां पर कोई मटेरियल मिला ही नहीं कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, और प्रोसिक्यूशन हैज नॉट स्पेल्ड आउट कि क्या हुआ है, क्या व्हाट हैज बीन कंस्पायर्ड और डन बाय द अक्यूज्ड बिसाइड वेव एलिगेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब कि सिर्फ बात करने से कि वी हैव टू डू समथिंग अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट और उससे रिलेटेड कुछ एक्शनेबल रियलिटी ऑन ग्राउंड होना चाहिए, वो ऐसा मिला नहीं इनसे रिलेटेड। तो इट हैड रिवर्स द जजमेंट एंड acquitted former Delhi University professor G.N. Sai Baba under the UAPA. War against terror must be waged by the state, unwavering resolve, legitimate वेपन यूज करना चाहिए, लेकिन साथ साथ प्रोसीजरल सेफ गार्ड भी होना चाहिए। तो जो रीजनल रिस्ट्रिक्शन है, इट इज बोथ ऑन द स्टेट एंड द सिटीजन, सिर्फ सिटीजन के ऊपर नहीं है। सिटीजन के ऊपर में है कि आपके पास अनवेवर, आपके पास पूरा अधिकार है बात करने का, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर रीजनल रिस्ट्रिक्शन है बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेन कंट्रीज एक्सेट्रा। वैसे ही स्टेट के ऊपर भी है कि आपको एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, प्रोसीजर सेफ गार्ड फॉलो करना चाहिए, जो इसमें नहीं दिखा। Without a valid sanction, the trial court could not have heard the case since it essentially lacks jurisdiction. तो उसके बाद से फिर it was on the onus of the High Court to take up this case, और उन्होंने फिर इनको दे दिए, चार्जेस हटा दिए इनके ऊपर। नेक्स्ट यहाँ देख रहे हैं हम, अगर हम लेफ्ट यूआपीए एंड में साइड बात होता है कि यूआपीए रिक्वायर्स द स्टेट to designate a police officer equal and above the DSP to arrest, search and seize property. लेकिन साई बाबा अरेस्ट हुए थे ऑफिसर से जो इट वाज नॉट डेजिग्नेटेड टू डू सो बाय द स्टेट। डीएसपी एंड अबव वही अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यूआपीए के अंदर में, लेकिन इनके पास में नहीं होता। तो जो प्रोसीजर है यहीं पर कहीं ना कहीं मिसमैच था। तो उन्होंने बोला कि तब हाईकोर्ट ने बोला कि प्रोसीजर शुड हैव बीन फॉलोड, और सिर्फ बोलने के लिए कंटेक्स्ट ऑफ बॉम्ब, एक्सप्लोसिव, पैम्फलेट और उससे रिलेटेड जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस ऑन ग्राउंड या फिर उसी से रिलेटेड जो मटेरियल होता है वो नहीं मिला। तो वेगली आप उसको नहीं बोल सकते, जोड़ नहीं सकते किसी साथ भी, प्रूफ होना चाहिए, एग्जैक्ट प्रूफ। बोलो मानसी। एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बस यही कि जैसे यहाँ पे लिखे प्रोसिक्यूशन डिड नॉट फॉलो ड्यू प्रोसेस, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लिखा है, बट हम फॉलो करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। फॉलो करते क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ओवर द इयर्स हैव इंक्लूडेड ड्यू प्रोसेस अंडर आर्टिकल 13, और उसके बाद ही फिर उन्होंने प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ को भी मॉडिफाई करते एक ड्यू प्रोसेस भी इंक्लूड। हाँ, अब नेक्स्ट जाते हैं तो मीथेन सैट। मीथेन। इसमें बात होता है कि इट विल बी लॉन्च्ड बाय स्पेस एक्स फाल्कन 9। फाल्कन 9 हेवीएस्ट रॉकेट होगा, और स्पेस एक्स प्राइवेट बॉडी यूएस के अंदर में, एलन मस्क के स्पेस एक्स है,
तो इट विल बी लॉन्च्ड। और मीथेन इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रीन हाउस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है और वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल हाई है as compared to carbon dioxide, 80 80 times टाइम्स more तो potent. That is why there is need for tracking of the methane emission around the world. तो मीथेन सैट नाम से ही है, तो इट विल बी यूज्ड टू मॉनिटर emission of methane from different countries, और वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से कंट्रीज दे आर नॉट फॉलोइंग द एनडीसी, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, और नियर रियल टाइम डेटा दिया जाएगा। स्टेक होल्डर और रेगुलेटर दोनों यूज कर सकते हैं टू टेक एक्शन अगेंस्ट टू रिड्यूस एमिशन। लेकिन एक ये बात ये है कि यहाँ पे तो आप एमिशंस ट्रैक कर रहे हो, सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना इसके थ्रू। आप तो कुछ ऐसा स्टेप नहीं लिया जा रहा कि एमिशंस कम हो जिससे। तो जैसे सुपर एमिटर्स हम बस ट्रैक कर पाएंगे कहाँ से सोल्यूशन सबसे से ज्यादा अगर emission बात हुआ तो उसका दो सोल्यूशन हाल फिलहाल में लिया गया। एक ग्लोबल मीथेन प्लेज COP27 में या COP26 में, देख लेना, COP27 में आई थिंक। तो उसमें बोला है कि दुनिया भर में जितने भी मीथेन होते हैं, एमिशन होता है, वी हैव टू रिड्यूस मीथेन एमिशन स्लोली। तभी हो पाएगा जब 3 एरिया में फोकस किया जाएगा। रिडक्शन ऑफ कैटल, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीथेन है। सेकेंड इज जो राइस कल्टीवेशन है उसमें थोड़ा एनवायरमेंटल सस्टेनेबल बने, क्योंकि जब फ्लडिंग ऑफ राइस होता है इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ मीथेन ड्यू टू द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो डायरेक्ट सीडिंग टेक्नोलॉजी हो गया, राइस इंसेंटिफिकेशन, उसमें यूज कर सकते हो, कम हो जाएगा तो मीथेन। हाँ, ग्लोबल मीथेन प्लेज COP28 में लिया गया था, जो सबसे रिसेंट हुआ COP28। तो 28 प्लेजेस, हाँ, कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग 45% ऑफ द ग्लोबल मीथेन emissions दे हैव प्लेज्ड टू रिड्यूस देयर emissions बाय 30% बाय 2030। तो 30% बाय 2030 ऐसे याद रख सकते हैं इसको। हम्म। तो इसके पास क्या रहेगा, मीथेन साइड के पास वाइड कैमरा रहेगा, वो आइडेंटिफाई कर सकता है, ट्रैक कर सकता है स्पेक्ट्रो। और इंडिया सिग्नेटरी नहीं है टू दिस प्लेज। हाँ, कि इंडिया बात करता है ना, राइस से बात करता है, कैटल बात करता है, इसलिए इंडिया नहीं होगा इसका। इंडिया तभी हो सकता है ना जब जहां पर देयर इज टॉक अबाउट द जस्ट ट्रांजिशन। इंडिया कभी भी बात नहीं करे कि कम करना है, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं हो, कभी नहीं हो सकता। स्पीड नहीं वो बात करेगा, हमेशा बात करेगा कि स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस से बात करेगा, हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करेगा, कैसे कम कर सके। इंस्टीट्यूशन की बात करेगा, CDRA ISA, ऑल्टरनेटिव कैसे होना चाहिए, रादर देन की बस कम कर। नेक्स्ट नीचे। फोर्थ, कोरल ओके। रीफ ब्लीचिंग इवेंट्स। कोरल ब्लीचिंग क्यों होता है, तो हीट के कारण होता है पहली बात। सेकंड, ओशन एसिडिफिकेशन के कारण होता है। कोरल इज मोस्टली फाउंड इन द इक्वेटोरियल और जो दोनों ट्रॉपिक रीजन, क्योंकि वहां पर काम वेदर होता है, रेनफॉल ज्यादा होता है, सैलिनिटी एक तरह से कम होता है, क्योंकि दो कारण। एक तो कि देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर, हेवी फ्रेश वाटर इनटू द इक्वेटोरियल रीजन, डेल्टा ज्यादा है। लेकिन सेकंड हो गया कि जो टेम्परेचर है वो भी 25-30 के आस पास रहता है। लेकिन कोरल ब्लीचिंग इसलिए होता है ओशन एसिडिफिकेशन के कारण। व्हेन देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ CO2 in the atmosphere, it dissolves into the sea water, which leads to the formation of CO3 2 minus ion। 2 माइनस तो आयन और H प्लस आयन के कारण ही जो कोरल के ऊपर में होते हैं कार्बोनेट, इट गेट डिजॉल्व्ड स्लोली। द डिसोल्यूशन लीड्स टू द डेथ ऑफ द पॉलिप्स, और इसके कारण कोरल इसमें ये ब्लीचिंग। होता है औषध, जो कोरल ब्लीचिंग प्रोसेस है, जो जूज एंथलेज उनके अंदर रहते हैं। तो ये एग्जांपल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। कोरल पॉलिप्स प्रोवाइड करते हैं स्पेस टू जूज एंथलेज, और जूज एंथलेज इन रिटर्न फूड प्रोवाइड करते हैं टू द कोरल पॉलिप्स। तो बिकॉज जो टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है, ओशन एसिडिफिकेशन होता है, तो जूज एंथलेज रिएक्टिव ऑक्सीजन सिक्रीट करने लग जाते हैं। इसकी वजह से दे आर एक्सपेल्ड बाय द कोरल पॉलिप्स। तो एक्सपेल्ड करने के बाद जो उनका वो जो नेचुरल, अगर हम बोलते हैं कि कलरफुल लगते हैं, तो सिंस वो एक्सपेल कर दिए जाते हैं तो वाइट टर्न हो जाते हैं। तो इसको हम्म। बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। इसको कैसे रोका जाए,
कहाँ कहाँ पर हुआ, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक, इंडियन ओशन। कैसे रोका जाए, तो पहली बात है 3 एरियाज है, आप आइडेंटिफाई करिए कहाँ कहाँ पर हो रहा है। उसी के लिए सैटेलाइट इमेजरी टू डिटरमाइन कि कहाँ पर थ्रेशोल्ड कितना है ब्लीचिंग का। तो यूज ऑफ टेम्परेचर डेटा, सरफेस सी सरफेस टेम्परेचर डेटा। उसके बाद फिर पता होना चाहिए कितने परसेंटेज रीफ नीड टू बी रिवाइव्ड ड्यू टू द हीट स्ट्रेस। जैसे गुजरात में बायो बायो कोरल का बात होता है। और फिर तीसरा होगा कि इंडिया हम्म, हम्म, कि आप लॉन्ग टर्म जो मिशन है कि वो ओशन एसिडिफिकेशन कैसे कम करे, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कैसे करे, उस पर आप धीरे धीरे कम कर सकते हो। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसका बहुत कम। इंडिया में कहाँ पे हमें कोरल मिलते हैं, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, गल्फ ऑफ मन्नार जो इंडिया श्रीलंका के बीच में, पार्क स्ट्रेट जिसको बोलते हैं, लक्षद्वीप में मिलते हैं, मालवन गोवा में, एंड गल्फ ऑफ कच्छ। तो वेस्ट बंगाल वाले रीजन में नहीं मिलते, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, सिल्ट के कोरल कारण, वहाँ पे नहीं है। सिल्ट है मैक्सिमम ना, इसलिए नहीं मिलता। हाँ। डेल्टा देन सिल्ट। ठीक, नेक्स्ट। वाई लक्षद्वीप बेस, वहां पर आईएनएस जटायु मैटर्स। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कोरल्स हमें लगता है कि कोस्टल रीजन्स में या फिर ओशनिक रीजन्स में आइलैंड्स भी मिलेंगे, इंडिया में हार्ड कोरल्स भी मिलते हैं जो कि लैंड पे भी मिलते हैं, मतलब इनलैंड जो वाटर बॉडीज है, हार्ड कोरल्स उनको बोलते हैं। हम्म। लक्षद्वीप से रिलेटेड जटायु, आईएनएस जटायु मैटर्स। ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, 8 डिग्री चैनल बिटवीन द मिनिको एंड मालदीव्स, 9 डिग्री चैनल मिनिको एंड मेन क्लस्टर्स ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। हम्म। तो फ्रेजाइल इकोलॉजी है वहां पर, इट पोजेस चैलेंज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू जेटी एयरफील्ड विच विल बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग बोथ मिलिट्री एंड सिविल एयरक्राफ्ट। उसका रोल ऐसा रहेगा कि इट विल गिव अ मोर टीथ टू द नेवल ऑपरेशन। जब बात करते हैं ह्यूथी रेबल्स को टैकल करने के लिए, एंटी पायरेसी, एंटी नार्कोटिक्स इन द वेस्टर्न अरेबियन रीजन। P-81, P-81 is reconnaissance and एंटी सबमरीन एरोप्लेन, उनका कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा वहां पर टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन। इसी के लिए डेट इज इंपॉर्टेंट। तो देखा जाता है कि 3 एरियाज इंडिया का रोल है टू डेवलप अ इंडियन ओशन रीजन एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। कैसे? पहला है कि अगलेगा, मॉरिशियन आइलैंड है, वहां पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। सेकंड, जटायु जो बेस है, इट इज रेडिंग द बेस इन द लक्षद्वीप रीजन। और 75,000 करोड़ फंड हैज बीन allocated फॉर द redevelopment ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 3 एरियाज। क्योंकि मालदीव्स ने इंडिया को बोला कि इंडिया आउट, तो इंडिया हैव रिमूव्ड इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन मालदीव्स, और rather than that इंडिया हैज यूज्ड सिविलियन ऑपरेटर्स इन मालदीव्स। तो उसकी जगह पे इंडिया इज डेवलपिंग अगलेगा आइलैंड और मॉरिशस। अब नीचे नेक्स्ट, इंडियन वर्कर्स इन इसराइल। इसमें बात हुआ था कि इसराइल इज टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन ऑफ 1 लाख और मोर इंडियन वर्कर टू रिप्लेस द पैलेस्टीनियन वर्कर वर्किंग इन इसराइल। तो उससे इंडिया में बात हुआ था कि जो भी वर्कर जा रहे हैं, तो उसमें एलएच ये था कि क्या उनका सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा, इंश्योरेंस सिक्योरिटी दैट विल बी प्रोवाइडेड और नॉट। एक पोर्टल होना चाहिए जो नहीं था। दूसरा कि इंडियन वर्कर जो इसराइल में अभी तो बहुत कम है मोस्टली, और दे आर मोस्टली फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा। हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा है क्योंकि 14,000 केयर गिवर है फॉर द एल्डरली इसराइलीज। अब अगर बात किया जाए इन द मैप, तो मैप एक देख लो, जेरूसलम, सीरिया ऊपर में, लेबनान हो गया, लेबनान, हेजबोला, फिर गाजा स्ट्रिप एकदम साउथ ऑफ द इसराइल, जेरूसलम, एंड दिस रीजन है वेस्ट बैंक, द वेस्ट बैंक जॉर्डन रीजन, सी ऑफ गैलिली भी यही पर।
और जेरूसलम के पास डेड सी है, ये वन ऑफ द ऊपर में सलाइन, गैलीली हो गया, नीचे मतलब में वो, डेड सी। सीरिया और हाँ ये डेड। इजराइल के बीच में सी ऑफ लेक टिबरियस और डेड सी नीचे में। और इससे भी नीचे अगर हम बात करते हैं, इसराइल का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो वहां पे इलैथ पोर्ट लोकेटेड है। तो इलैथ पोर्ट जो हमने बात भी की थी कुछ दिन पहले, गल्फ ऑफ अकाबा पे वो लोकेटेड है। और हैफा पोर्ट की तो हम बात करते हैं, जो कि मेडिटेरेनियन सी पे लोकेटेड है। नॉर्थ में थोड़ा सा। नेक्स्ट, वी हैव डिस्कस दिस वन कि मराठा कोटा से बात होता है कि इंदिरा स्वामी जजमेंट में बोला गया था कि 50% ब्रीच नहीं होगा, लेकिन हो सकता है इफ देर इज एडुकेट अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द vulnerable section society in the higher bureaucracy of power structure in the country, मेरिटोक्रेसी प्रमोट करना चाहिए, एंड थर्ड वुड बी एडुकेट डेटा होना चाहिए। उसके हिसाब से 50% लिमिट ब्रीच हो सकता है इन द रेयर सर्कमस्टांसेस। कोई कोई स्टेट ब्रीच कर चुके हैं, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो और भी अदर स्टेट्स। आप एक बार दोबारा कंडीशंस बता देना उसे, एडिक्वेट डाटा। एक एडिक्वेट डेटा और अंडर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एससीबीसी का, और मेरिटोक्रेसी प्रमोट करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। 50% ब्रीच हो सकता है रेयर सर्कमस्टांसेस में, कोई स्टेट कर भी चुके हैं, तमिलनाडु, बिहार और भी। और एक और कंडीशन ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ ना 50% कैन बी ब्रिज्ड एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन्स। 32% मराठास में है पॉपुलेशन का, और उनको क्या सही में चाहिए स्पेशल कोटा, क्योंकि ऑलरेडी 52% रिजर्वेशन है सब में। एसटी के लिए 7% है, एससी के लिए 13%, ओबीसी 19%, 10% ईडब्ल्यूएस, नोमैडिक ट्राइब ए और सी और डी 3.5 3.5। तो तो सिर्फ मराठा मराठा जो कोटा है वो हम क्या ये बोल सकते हैं कि जनरल कास्ट है वही रिजर्वेशन मांग रहे हैं? नहीं, मराठा जनरल नहीं हो गया क्लास। मराठा हम्म, हिस्टोरिकली कलेक्शन ऑफ कास्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट। ओबीसी का डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट है, उन्हें कलेक्शन मराठास हो गया। स्लोली एमलगेमेशन और दोनों के बीच में इंटर जाति मैरिज के कारण धीरे धीरे वो होमोजेनाइज हो गया मराठास, लेकिन वो कलेक्शन डिफरेंट कास्ट है। लोहार हो गए, फिर ब्लैक हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, सब मिला करके, फूली हो गए, सब मिला करके कास्ट है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब अगर इनको रिजर्वेशन मिलती है तो रिजर्वेशन का जो पूरा स्टैंडर्ड है वही चेंज हो जाता है? क्योंकि अभी जो रिजर्वेशन है वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर दी जाती है। जो लिमिट क्रॉस हुई है वो भी एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में हुई। सोशो एजुकेशनली फैक्टर, सोशो इकोनॉमिक, सोशो एससीबीसी बोलते भी बोलते हैं ना, सोशो इकोनॉमिक, सोशो हाँ, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमी पे ईडब्ल्यूएस को मिला। लेकिन हाँ इनको हाँ। किस बिहाफ पर दें? क्योंकि अगर इनको देते हैं फिर अलग अलग जो ऐसे कल्मिनेशन ऑफ ग्रुप्स हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें जाट हो गए, गुजरात की बात करें पाटीदार हो गए, कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करें अपने झारखंड में रिजर्वेशन के? कुडमी हो गया, वो भी वहां एसटी पर एसटी भूमिका डिमांड हो कर गए। रहे हैं अपने। प्रॉब्लम क्या है कि सबको एक तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर रिजर्वेशन, और नीचे आ रहे हैं। जैसे कुडमी जो है झारखंड में, दे आर ऑलरेडी इन ओबीसी, लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट कि एसटी मिलना चाहिए। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। तो तभी तभी ना कि बात होता है कि जो एक तरह से सपोर्ट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि मुझे कोटा चाहिए, आपको कोटा मिल जाएगा, आपका परसेंटेज ज्यादा है तो आपको डिमांड पूरा किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस उस पर फॉलो करना चाहिए, एग्जैक्टली दिया हुआ है जो अल्टीमेटली डिसाइड्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैड पास्ड एससीबीसी एक्ट प्रोवाइडिंग मराठा 16% कोटा, लेकिन 5 जज बेंच जो है 2021 में उन्होंने स्ट्रक कर दिया मराठा कोटा, और बोला कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं है जिसके कारण आप ब्रीच कर रहे 50% कैप एज रिकॉग्नाइज बाई इंदिरा सोहानी वर्डिक्ट। और उन्होंने बोला कि मराठा जो है डोमिनेंट फॉरवर्ड क्लास है,
क्योंकि फॉरवर्ड क्लास बैकवर्ड क्लास डज नॉट मीन दैट कि वो कभी हो नहीं सकते, क्योंकि मराठास पावर स्ट्रक्चर में आ चुके थे शिवाजी के समय में, और फिर धीरे धीरे वो चित्तरपन ब्राह्मण हो गए, जो बाकी जो होता है गायकवाड़ और बाकी, और फिर मराठास, दोनों के बीच में एक तरह से रहता था राइवलरी, पेशवास और बाकी जो बिग फाइव, जो मराठा सरदार हो गए और बाकी सब सरदार हो गए, स्मॉल सरदार। तो एक ऑलरेडी